तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर, जो 51 से लेकर 75 तक हम लोग कवर करेंगे। और इसके पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने 50 तक का सॉल्यूशन बिल्कुल शानदार तरीके से देखा। और जैसा इसके पहले वैसा ही आज होगा, घबराइए नहीं। तो अभी जो हम लोग का सीरीज चला है वो 25-25 क्वेश्चन का। पिनाइकल बुक में नंबर सिस्टम का टोटल 488 क्वेश्चन है। और 488 क्वेश्चन का टोटल का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो ये रेलवे के सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितना भी 4-5 साल में पूछा है, 2023 तक जो एग्जाम हुआ है, वो सारे क्वेश्चन के नंबर सिस्टम का कलेक्शन इसमें आपको मिल जाएगा, नंबर सिस्टम। तो इसी तरह से हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर करते रहेंगे। और आज का जो क्वेश्चन होगा वो 51 से लेकर 75 तक का होगा। अगर आप ये बुक नहीं खरीदे हैं तो आप ये बुक खरीद लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं। तो 51 में बोल रहा है, यदि 4+4 की पावर n+5 का वैल्यू अगर 260 है तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो पहले तो ये 4 को उधर ले जाके घटाइएगा। जैसे ही आप 4 उधर ले जाके घटाइएगा ना, 4 उधर ले जाके घटाइएगा, इधर जानते हैं क्या आ जाएगा। 4 इधर घट जाएगा तो 256 आ जाएगा। यानी 4 की पावर n+5 और 256 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4। क्योंकि हमें बेस को सेम रखना है, बीच में इक्वल का साइन है तभी ना पावर सेम होगा। यानी n+5 का वैल्यू यहाँ से 4 आ गया, यानी n का वैल्यू 4 माइनस 5 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अगर n का वैल्यू माइनस का 1 आ गया है, अब हमसे पूछा जा रहा है 5 की पावर n+3 का वैल्यू क्या होगा। तो हमें n के जगह -1 रखना है। और ये 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25। ये सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संख्या इतना का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब ये संख्या का तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना ही है, लेकिन हम करेंगे कैसे। तो इसमें देखिए 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 11 दिख रहा है। सब में लगभग वही है, 3, 5, 7। तो आपको एक बार 3 से लगाना है, जितना बार लगेगा उतना बार लगाते रहना है, फिर 5 से, फिर 7 से और फिर 11 से। तो अगर आप 266 805 को देखें, सबसे पहले आप इसको कितना से लगाइएगा, 3 से। 3 से 3 अठी 24, 3 अठी 24, और 3 से 9 बार में 27, 3 तिया 9, 3 पचे। फिर देखिए 8 8 16 9 25, 25 3 28, 5 33, 33 में 3 से भाग लग रहा है, इसलिए फिर से 3 से भाग लगेगा। 3 दूना 6, 2 पर 8 28, 3 9 27, 3 6 18, 3 4 12, 3 5। वो आपसे कैलकुलेशन कराना चाहता है कि आप कितना फास्ट करते हैं। 9 2 11 6 17 4 21 और 5 कितना होता है, 26। अब 3 से भाग नहीं जाए, तो अब 3 को छोड़ दीजिए, 3 की पावर 2। और 3 की पावर 2 देखिए, आपको एक ही ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो हमें स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करना है। अगर हमें 3 की पावर 2 यहाँ मिल रहा है और हमें पता है कि इसके फैक्टर में 3 दो ही बार आना है, तो फिर आगे का कैलकुलेशन हम क्यों करें। अब आगे अगर आप करिएगा तो फिर 5 एक बार आएगा। देखिए 5 से 5 पचे 25, 5 नवा 45, और फिर जो है 5 दूना 10 और 5 नवा। यहाँ पर देखिए 5 एक ही बार आया कि नहीं। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि यही ऑप्शन मेरा क्या है, सही है। फिर 7 इसमें 2 गो आ जाएगा, 11 भी 2 गो आ जाएगा। हमें पूरा नहीं करना है, हमें अधूरा करके भी पूरा आंसर लाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचते। कोई नंबर है, मुझे नहीं पता है, लेकिन उसको जब हम 16 से कितना भाजक से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए डी से हम डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, 16 आता है। ठीक है, आप ऐसे समझिए, कोई नंबर होगा, एन नाम का कोई नंबर होगा, जिसको आप किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, का कुछ क्वोशिएंट आ रहा होगा। एक भाजक से विभाजित करने पे इसका जो शेष आता है वो 16 आता है। यहाँ से आप नंबर बता सकते हैं क्या होगा। नंबर निकालना ना, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी DQ+16। यही मेरा नंबर रहा होगा। अब सुनिएगा आगे। अब ये कहता है कि जब मूल संख्या के दोगुना को, मूल संख्या के जब दुगुना करिएगा तो 2n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2DQ, और दूसरी इसमें भी गुना हो जाएगा तो 32। तो मूल संख्या के दुगने, जब मूल संख्या के दुगने को उसी भाजक से भाग करते हैं, मतलब डी से यहाँ भाग कर रहे थे ना, तो यहाँ भी डी से ही भाग करते, तो
तो हमें जो शेष मिलता है वो शेष कितना मिलता है, 3 मिलता है। बताइए वो भाजक क्या रहा हो। देखिए जो भाजक से आप भाग दे रहे हैं डी से, तो डी तो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट के रूप में इसमें है, तो डी से तो यहाँ कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि 3 शेष बचता है। अब बताइए 32 को आप क्या चीज से डिवाइड करिएगा कि 3 शेष बचे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप 29 से डिवाइड करते हैं तो 29 से 32 को डिवाइड करेंगे, बिल्कुल 3 शेष बचे। 51 से तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 32 से छोटा मुझे रखना होगा डिवाइजर को। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिख गया 29, यानी जो डिवाइजर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 29 होना चाहिए। अब पूरा सॉल्यूशन कभी मत करिए, कम से भी आप काम चला सकते। बात समझे, अब आगे बढ़िए। कहता है दो संख्याओं का योग 27 है। अब दो संख्याओं का योग 27 है और एक संख्या का 5 गुना दूसरे के 4 गुना के बराबर है, तो इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी। अब इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा आप समझते हैं इस चीज को तो बाई ऑप्शन आप कर लीजिए। आपसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो ये सारा ऑप्शन में छोटी संख्या ही दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ करके तो 27 आना चाहिए था। अगर ये वो 15 है, दूसरा कितना आएगा 12। बताइए अगर ये छोटी संख्या 15 है और बड़ी संख्या 12 है, ये तो गलत बात है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये 12 है तो दूसरा संख्या 15 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ 27 होना चाहिए। तो हाँ 12-15 में बात कुछ बन रहा है कि 12 और 15, अगर छोटी संख्या 12 मानते हैं, बड़ी संख्या 15 मानते हैं, तो दोनों का सम 27 हो रहा है। अब हम दूसरे कंडीशन की तरफ चलते। दूसरा कंडीशन कहता है संख्या का 5 गुना। संख्या तो मेरा ओरिजिनल में कौन है, संख्या हमने, अच्छा एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है, तो इसका अगर 5 गुना करेंगे तो 5 गुना करेंगे तो यहाँ पे 60 आएगा, और इसमें 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 60 आएगा, बिल्कुल बराबर आ रहा है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो हमें बाई ऑप्शन चलना चाहिए, इससे क्या होता है ना कि टाइम बचता है। अब हम बता देते हैं डिटेल्स में कि इसको कैसे करें। देखिए सर, 2 नंबर का जो सम है ना मेरे मित्र, वो 27 है, एक्स प्लस वाई मान लीजिए। अब कहता है एक संख्या का 5 गुना, चलिए 5x यहाँ कर लीजिए, दूसरी संख्या के 4 गुना यानी 4y, ये दोनों आपस में बराबर है, एक्स और वाई का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा 4 और 5। अब दोनों का सम 27 है और यहाँ दोनों का सम 5 4 9 यूनिट है, 9 यूनिट की वैल्यू 27 है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी संख्या, छोटी संख्या यानी 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं और चरतिया 12 तुरंत आंसर कर सकते हैं। तो अगर आप इस पे प्रैक्टिस किए हुए हैं तो इसमें भी काफ़ी कम टाइम लग रहा है। अगर ऑप्शन से करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन से भी चलिए। चलिए अगले सवाल की तरफ। कह रहा है 2 अंकों की संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यानी संख्या कोई ले लीजिए और उसके अंक को उलट दीजिए, तो उससे नई संख्या बनेगा, दोनों का योग कितना है, 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो वह संख्या क्या है। इससे बढ़िया आपका होता है ऑप्शन। ऑप्शन को पकड़िए, कोई संख्या लीजिए और उसके डिजिट को पलटिए, उसको जोड़ने पे 99 आना चाहिए। अगर इसको हम पलट देंगे तो ये 72 हो जाएगा, और अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ आ रहा है 99, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 81, तो ये तो 97 आ रहा है, तो ये तो मेरा वैसे भी नहीं होगा। इसको पलटेंगे तो 38, यहाँ भी नहीं होने वाला है। इसको 81, 8 1 9 8 1 9, हाँ यहाँ हो रहा है। चलिए 2 ऑप्शन तो छटा। अब आगे देखिए, अंकों का अंतर बोल रहा था 5 होना चाहिए। यहाँ लिखा है ना कि संख्या के अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 5। अब यहाँ पे देखिए अगर हम नंबर 27 लेते हैं तो अंकों का अंतर 5 बना रहा है, क्योंकि 7 में 2 जाएगा 5। लेकिन अगर नंबर को हम 18 रखते हैं तो अंकों का अंतर यहाँ 5 ना बन के वहाँ 7 बन रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका ये ऑप्शन होगा। तो बाई ऑप्शन आप इसको कर सकते हैं बहुत फास्ट। तो कभी भी 2 अंकों वाली संख्या आपसे पूछेगा तो आपको ये तरीका अपनाना, ठीक है। अब हम बनाने के लिए सिखाते हैं इसको, क्योंकि हमें हर टाइप से काम करना है, क्या पता किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ, तो हमें जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं रहना है, आराम आराम से समझते हुए चलो। देखिए मेरे मित्र, कोई भी आप संख्या लीजिए और उसको उलटिए, इसका सम हमेशा 11 से कटे। जैसे 8 2 10, 8 2 10 एक, 11 से कई बार में कट रहा है, 10 बार। और जितना बार में कटता है वो अंकों का सम कहलाता है, अंकों का योग कहलाता है। जैसे अंकों का योग यहाँ 8 2 10 है, कोई भी और दूसरा नंबर लीजिए, मान लो 54, इसको हम पलट देते हैं 45,
अब अगर जोड़ रहे हैं तो 99। 11 से कटना ही कटना है, कितना बार में कट रहा है? 9 बार में। 9 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर। ठीक है, तो कोई भी दो अंकों वाली संख्या और उसको पलटते हैं और फिर दोनों को जोड़ते हैं तो उसका योग हमेशा 11 से कटेगा और जितना बार में कटेगा वो अंकों का योग होगा। अब यहाँ देख क्या रखा है? दो अंकों वाली संख्या और इसके अंकों के उलटने से प्राप्त नई संख्या का योग 99 है। अगर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे ये तो अंकों का योग आ जाएगा। एगो अंक मान लीजिए x, एगो y मान लीजिए, तो अंकों का योग यहाँ से कितना आ जाएगा? 9। ठीक उसी प्रकार से दुनिया का मतलब 2 डिजिट वाला कोई भी आप नंबर लीजिए और इसको अगर आप पलटते हैं इसका डिफरेंस हमेशा 9 से, और 9 से जितना बार में कटेगा, एक बार में कट रहा है तो एक इसके अंकों के अंतर को रिप्रेजेंट कर। और यहाँ अंतर ऑलरेडी 5 दे रखा है, दोनों संख्या अंकों का अंतर 5 दे रखा है, तो आगे तो करने की जरूरत है नहीं, अंतर नहीं निकालना है, डायरेक्ट 5। अब यहाँ पे x और y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। x निकालना है तो 9 5 14 के आधा 7। अब y निकालना है तो घटा के आधा, 9 में से 5 गया, 4 के आधा 2, यानी कितना आ गया? x y आ गया 27। बात समझे? ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था, तो इस तरीके से आप करके बना सकते। लेकिन अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि डायरेक्ट 27 कैसे लिख दिए, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी हमसे डायरेक्ट हो गया थोड़ा। देखिए क्या, x आपको पता है, सोल्व करिएगा तो 2x बराबर 14 यानी x बराबर कितना आएगा? 7। और बाई हमारा 9 में से 5 गया, 4 के आधा 2 यानी बाई आ जाएगा कितना? अब हमें चाहिए नंबर, तो नंबर होता है 10y+x। 10 × y के जगह हमें 2 रखना है और x के जगह हमें कितना रखना है? 7। 20 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा? सवाल का उत्तर है। बहुत ही आसान। अगला सवाल करा, एक संख्या उसके आधे और उसके 1/3 और 27 सभी को जोड़ते हैं तो 71 आता है, तो वह संख्या क्या है? मान लीजिए वो संख्या n रहा होगा, तो एक संख्या n लीजिए, फिर इसका आधा के आधा यानी कितना? 1/2n, और फिर उसका 1/3 यानी 1/3n, और कितना? 27। ये सभी का जो योग है वो 71 है। क्या इससे n का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल। 27 उधर जाके घट जाएगा, इधर हम 6 एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6n, ये आ जाएगा 3n, ये आ जाएगा 2n। 27 घटाइए, 11 में 7 जाएगा कितना? 4। 11 में से 7 घटाइएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 8 में से 2 घटाइएगा तो 64। सही घटाए हैं ना? 11 में से 7 गया तो 4, और 6 में से 2 गया तो 4, 44 होगा। यहाँ भी हम गलती, 6 3 9 2 11। अब 11n बराबर आ गया 44 गुना 6। 11 चौके 44 4 बार में, यानी नंबर जो रहा होगा वो 24 रहा। नंबर क्या रहा होगा? 24 रहा होगा। बस खत्म हो गया। या आप और भी फास्ट करना चाहते हैं तो कभी भी नीचे दिख जाए 1/3 1/2, तो आप करिए क्या, 3 और 2 का एलसीएम नंबर को मान लीजिए। जैसे आप 6x मान लीजिए, 6n मान लीजिए, उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन आपको कम करना। लेकिन ये आप खुद से करेंगे तब अच्छा रहेगा, सब कुछ हम करके दे देंगे तो फिर आप मेहनत नहीं करेंगे। देखिए आगे कहता है 3 संख्याएं हैं x y z, जिसमें एक कंडीशन दे रखा है कि x जो है छोटा या y के बराबर हो सकता है और z जो है y से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, यानी एक्स वाई जेड इस तरह से आपको रखना है। जो एक दूसरे से सहअभाज्य है, सहअभाज्य यानी को प्राइम। को प्राइम वैसे दो नंबर को बोलते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। इस प्रकार है कि पहली दो का गुणनफल 143। अब पहली दो का गुणनफल जब 143 बना रहा है तो 143 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये आता है 11 गुना 13, मतलब 11 गुना 13 तोड़ेंगे तो यही आएगा। इसका मतलब पक्का है कि 11 13 रहा होगा को प्राइम, हाँ या नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं, और अंतिम दो संख्या, तो आप 3 संख्या मान लीजिए ए बी सी, जिसमें हमने ए और बी को इंक्लूड कर लिया। अब अंतिम दो संख्या का मतलब क्या होता है? बी और सी, यानी 13 गुना सी, और इसको गुना करते हैं तो 195 आता। 13 से काटिए, 13 से एक बार में, और 13 पच्चे 65। हाँ, यानी सी आ गया हमारा 15, यानी तीसरा नंबर हमारा कितना आ जाएगा? 15। और सभी एक दूसरे से को प्राइम बनाएगा, जैसे 11 13 भी को प्राइम बनाएगा, 13 15 भी को प्राइम बनाएगा, 15 11 भी को प्राइम।
तो कहता है तीनों संख्याओं का जोड़ करके बताइए कितना हो। अगर तीनों को आप जोड़िएगा तो 13, 11, 24 और 24 और 15, 39, ये सवाल का उत्तर है। बहुत ही सिंपल। आगे बढ़िए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो। फिलहाल एक चीज तो कन्फर्म है कि 46, 78, 51 अभी परिपूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें आप कुछ जोड़ देते हैं तो ये परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए, कोई भी परिपूर्ण वर्ग जो नहीं परिपूर्ण वर्ग होता है हम उसको छांटने के लिए बता दें। परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, या ऐसा आप समझिए जिसके लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, और क्या होता है 2, 3, 7, हाँ, या 8 आ जाए, ये सब डिजिट कभी भी दिख जाए तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। आप जितना भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखिएगा, द लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 के अलावा ही आप देखिए। इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसके बाद वाले जितना डिजिट लास्ट में रहेगा सब परफेक्ट स्क्वायर, हम उसकी बात नहीं कर। हम बात इसकी करें कि अगर लास्ट में 2, 3, 7, 8 में से कोई भी डिजिट हमको दिख जाएगा तो हम बिना स्क्वायर रूट निकाले हुए हम बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परिपूर्ण वर्ग नहीं। तो पहली तो कोशिश हमारा ये रहेगा, जैसे इसमें 5 अगर हम जोड़ते हैं तो 5 जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या बन जाएगा 6। एक संभावना है कि हो सकता है, फिलहाल इसको मैं टिक करके रखता हूं। अगर 3 रखिएगा तो 3, 1, 4, इसकी भी संभावना है, हो सकता है। 6 रखिएगा तो 6, 1, 7, अब लास्ट में 7 आएगा तो ये पक्का नहीं होगा। 4 रखिएगा तो 4, 1, 5, ठीक है। दूसरी बात, अब मैं आपको समझाता हूं। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आप देखते होंगे तो लास्ट में 55 नाम का कोई चीज नहीं रहता है। जैसे 5 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 25 होगा, ठीक है, लास्ट में क्या होगा 25। अगर अंतिम में किसी का 5 रहेगा तब 5 रहेगा तो पक्का है कि लास्ट में 25 होगा। अब आप समझिए, अब बात यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, ठीक, कितना रखा था मैंने 4 रखा था, 4 रखा था तो 4, 1, 5 यानी 55 लास्ट में आ रहा है। तब 55 वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना। अब ये दोनों में लड़ाई है, तो यहाँ अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 3, 1, 4, लास्ट में 54 है। लास्ट में 54 अभी तक कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं देखा गया है। लास्ट में 54, 55, 56, 56 तो हो सकता है, लेकिन 54 जो है और 55 ये सब जो नंबर है एक देखने से ही पता चलता है कि नहीं होगा। देखिए, ये सब एक आइडिया लगता है कि इस तरह से अगर लास्ट में है तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अदरवाइज आप अगर करना चाहते हैं फिर आप 5 जोड़िए, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल के देखिए। तो 3 जैसे ही जोड़ा तो क्या आ गया लास्ट में। अब हम 5 जोड़ रहे थे तो कितना आ रहा था 5, 1, 6, यानी ये बना रहा था 46, 78, 5, 6। हाँ, ये अब परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जब ये नहीं होगा फिर यही हो सकता है। अब हम इसको स्क्वायर रूट थोड़ी निकालने जाएंगे, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि हम स्क्वायर रूट निकालें। तो हम इस तरीके से सोच करके क्वेश्चन को हम आगे स्किप कर दें। आगे बढ़िए। कहता है दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है। दो नंबर है जिसको जोड़ने पे 45 आता है और उनका अंतर 19 से संख्या क्या है, बाई ऑप्शन। चलिए, तो यहाँ पे जोड़ने पे 45, 3, 2, 5, 3, 1, 4, 45 बना रहा है। यहाँ भी 45 बना रहा है। 45 तो आपको सब जगह नहीं, इसमें नहीं बना। अब ये तीनों में करा, अंतर 19 का आना चाहिए। तो 19 का अंतर आ नहीं रहा है, इसमें 19 का अंतर आ नहीं रहा है, तो इस जरूर आ रहा होगा। 17 जोड़ते हैं तो 32 आ। भाई ऑप्शन आप करेंगे, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगला सवाल 60 नंबर। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। बड़ी से बड़ी संख्या की जैसे ही बात कर दिया तो ध्यान आपको एचसीएफ की तरफ जाना चाहिए, जिसे 158 और 215 को विभाजित करने पर 4 और 5 शेष। नंबर को जब डिवाइड करने की बात आएगा तो समझिएगा हाईएस्ट फैक्टर की बात कर रहा। हाईएस्ट फैक्टर कहेगा तो आपको एचसीएफ निकाल, और शेष 4 और 5 बचते। तो आप जल्दी से इसमें 4 घटा दीजिए, 154, और इसमें भी 4 आप घटा दीजिए, कितना 5 बचता है ना इसमें, क्या आ जाएगा 210। अब आप करिए क्या, ये दोनों का एचसीएफ निकाल, 154 और 210 का एचसीएफ। या आप ऐसा सोचिए, अगर एचसीएफ निकालने का छुट्टी नहीं है आपको तो इसमें डिवाइड करके आप चेक कर सकते। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर नहीं आप डिवाइड करना चाहते हैं तो फिर इसमें डिफरेंस ले लीजिए।
या तो आप डिवाइड कर लीजिए। डिफरेंस अगर करते हैं 10 में से 4 जाएगा 6 या 20 में से 15 जाएगा 5, 56। या तो 56 होगा या तो 56 का फैक्टर होगा। अब 56 तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तब इसका फैक्टर ढूंढिए। तो लगाइएगा 28। ठीक है, अब बड़ा फैक्टर 28 दिख रहा है, क्या 28 से ही कटेगा? नहीं कट। फिर 28 को तोड़िए 2 से 14 बार, हाँ 14 से ही कट जाए। 14 से ये भी कट जाएगा और 14 से ये भी कट जाए। 14 और 14 25 बिल्कुल। यानी ये आपका आंसर 100% से अच्छा रहता बाई ऑप्शन चार देते, डिवाइड करा। 6 के दो क्रमागत गुंजों का योग 66 है। मैं वहां पढ़ता हूँ, यहाँ कम दिखता। 6 के दो क्रमागत गुंजों का योग 66 है। इन दोनों गुंजों में छोटा गुणज क्या है? सिंपल वाली बात है। 6 के दो लगातार गुणज, अगर पहला गुणज को आप 6x मान रहे हैं तो दूसरा जो भी होगा उसमें 6 ज्यादा होगा। अगर आप टेबल पढ़ते हैं 6 का, 6 12 18, तो हर एक आगे वाला नंबर जो होगा पीछे वाले में 6 जोड़ने से आ रहा होगा। बात अगर हम 6x से कर रहे हैं नंबर से, तो इसके आगे वाला नंबर होगा वो 6 इससे क्या होगा? ज़्यादा होगा। और दोनों का सम बता रहा है कितना है? 66। तो 12x बराबर 60, यानी x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 5। तो हमसे पूछ रहा था छोटा गुणज क्या है, तो ये रहा छोटा गुणज। x की जगह 5 रखिएगा, 6 पचे 30, ये सवाल का उत्तर है। करा 648 4 बाई 6 8 से विभाज्य है, तो बाई का छोटा वैल्यू क्या होगा? 648 4 बाई 6। पहले आप ये बताइए, अगर हम यहाँ पे 8 से कटने का पहले रूल क्या होता है? अंतिम 3 अंक को खाली देखना है, बाकी को नहीं देखना। केवल आपका कैलकुलेशन इसी पर होना चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से कट गया तो वो नंबर पूरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो 8 से कट। और अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट गया तो वो नंबर 4 से कट। तो अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा ना, तो 0 रखूंगा तो 0 6, और 0 6 में तो 4 से ही भागने जाता है। 6 4 से ही नहीं कटता है, तो जो 4 से नहीं कटता वो 8 से कैसे कटे? हाँ, अगर 1 रखते हैं तो 4 से कट रहा है, लेकिन 8 से कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। पाई के जगह अगर 1 रखते हैं तो ये कट रहा है। अब आप घबराइए नहीं, एक डिजिट आपको मिल गया, बस आगे आप सब कुछ बता दीजिए। यहाँ तो खाला आसान पूछ रहा है कि यहाँ पे कह रहा है बाई का न्यूनतम मान क्या होगा, तो फिर एक ही हो। लेकिन अगर मैक्सिमम पूछेगा तो आगे आप क्या रखिएगा? आप सोचिएगा यहाँ 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, 4 रख के देखेंगे, नहीं। पहला डिजिट अगर पता चल गया है तो अगला डिजिट पता करने के लिए कुछ मत करिए, 4 4 जुड़ते जाइए। 8 से डिविलिटी जब आप कर रहे हैं तो बीच वाला डिजिट आपको अगर चाहिए तो 8 4 4 जुड़ते जाइए। और 4 से कर रहे हैं डिवाइड, फिर आप 2 2 जुड़ते जाइए। यही बात करना याद। तो इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 456 भी कटेगा 8 से, और 496 भी कटेगा 8 से, और 416 भी कटेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? बाई का न्यूनतम वैल्यू। तो बाई का न्यूनतम वैल्यू कितना होना चाहिए? ये सवाल। किसी संख्या का 5 गुना 65 है। कोई नंबर है जिसका 5 गुना करते हैं, संख्या का 5 गुना 65 है, तो वह संख्या कितना? इजी पूछ, ग्रुप डी में। तो नंबर वो कौन सा है? 13 है। कभी कभी ऐसा ही टाइम पास कर दे। 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? अब 20 और 80 के बीच, इसमें भी आपको टाइम लग जाए। आप करिए क्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या आप याद कर लीजिए। 1 से 100 तक कितना होता है? 1 से 100 तक टोटल अभाज्य जो होता है वो 25 होता है। प्राइम नंबर कितना होता है? 25। 1 से लेकर, आपको याद रख लेना है, हाँ, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक वो 15 होता है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है 20 और 80 के बीच। एक काम करिए, 20 और 80 के बीच अगर अभाज्य निकालना है ना, तो आप 20 से नीचे अभाज्य को गिन लीजिए और 80 के ऊपर अभाज्य को गिन लीजिए, आप फिर 25 में माइनस कर दीजिए। तो 20 के नीचे कौन कौन अभाज्य है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19। कितना अभाज्य इसमें आपको मिला? 3 2 5 और 3 8। तो 20 के नीचे हमें 8 अभाज्य मिल गए। अब 80 के ऊपर हम देखते हैं कि कितना अभाज्य मिलेगा। तो 80 के ऊपर अगर आप जाइएगा, फिर 83 आपको मिलेगा, 84 85 86 87 मिलेगा, और उसके बाद एक आपको मिल जाएगा 97। और कोई मिलेगा क्या? 3।
यानी 8 और 3 हमको 11 मिल गया अभाज्य। 20 के नीचे 8 है और 80 के ऊपर कितना है, 3 है, यानी 8 3 11। अब आप 25 में 11 घटा दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा 20 और 80 के बीच कितना अभाज्य होगा। तो अगर 25 में से 11 घटाते हैं तो 14, ये सवाल का उत्तर है। अगला सवाल, एक संख्या को 15 से भाग करने पर शेषफल 9 आता है। कोई भी नंबर है जिसको आप 15 से भाग करते हैं, शेषफल 9 आता है। आप नंबर को अपना स्वेच्छा अनुसार कुछ भी मान लीजिए, लेकिन ध्यान रहे 15 से भाग करें तो 9 शेष बचे, तो बेहतर होगा 15 में 9 जोड़कर मानिए, 15 9 जोड़। हमने मान लिया संख्या को जोड़, तो 24 को जब आप 15 से भाग करोगे तो 100% रिमाइंडर कितना आएगा, 9 आएगा। कहता उसी संख्या को जब हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। मतलब 24 को जब आप 5 से भाग करिएगा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 5 24, यानी रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन आपको इतना भी नहीं करना है, मुझे समझाना है। भाई कभी कभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये सोच के बनाता हूँ कि आप सब में से कुछ ऐसे होंगे जो कभी नहीं पढ़े होंगे ट्रिक, लेकिन उनको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तो हम बेसिक पे ज़्यादा काम करते हैं, फिर हम शॉर्ट पे भी आते हैं। तब इसमें ये बोला जा रहा है कि उसी संख्या को 5 से भाग देने पे फल क्या होगा। कभी भी ऐसा सवाल रहे कि एक संख्या को 15 से भाग करने पर शेष इतना बचता है, तो इसको 5 से भाग करे पे तो जो शेष बच रहा है ना, उसी को फिर दूसरा वाले शेष से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 5 से। 9 को 5 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा। लेकिन ध्यान रहे 5 से 15 कटना चाहिए, अगर यहाँ नहीं कटेगा तो फिर आंसर ज्ञात नहीं, और वो तो आपसे पूछता भी नहीं है, कटने वाला ही पूछता। बस 9 को ही 5 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य मतलब भाग लगने वाला संख्या होता है, कंपोजिट नंबर। अब भाग लगने वाला संख्या का मतलब हुआ, पहले अभाज्य समझिए फिर भाज्य समझाता हूं। अभाज्य का मतलब होता है जिसका केवल और केवल दो ही फैक्टर हो और दोनों अलग अलग फैक्टर हो, तो अभाज्य बोलते हैं। जैसे दो, दो का दो ही फैक्टर है और दोनों फैक्टर अपने आप में डिफरेंट है, एक और दो, यानी दो एक से कटेगा और दो से कटेगा। तीन का भी दो ही फैक्टर है, लेकिन जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो जाए, 3 4 5 6 इस तरह, जब दो से ज्यादा फैक्टर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलने का काम करते हैं कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या 4 से चालू होता है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 10, ये सब भाग लगने वाला नंबर होता है। और भाज्य संख्या में भी सबसे छोटा भाज्य ही आपसे पूछा जाएगा, बड़ा तो खैर किसी का पूछेगा ही नहीं, कोई भी नंबर का बड़ा नहीं किया जा सकता है, ये आपसे छोटा ही पूछा जाएगा, और वो है कौन सा। वह संख्या क्या है जिसका 1/3 भाग 1/5 से 6 अधिक है। 1/3 भाग 1/5 से 6 अधिक है। आप नंबर कुछ सुविधा अनुसार ऐसा मानो ना कि 3 और 5 दोनों से, नंबर को आप कितना मान लीजिए, मान लीजिए कि कोई संख्या रहा होगा 3 5 से कटने वाला 15 रहा होगा। अब हम इसका क्या करेंगे, एक बार 1/3 भाग करेंगे, इसका जब 1/3 करिएगा, पहली बार 5 दिखेगा, और जब दूसरा बार इसका 1/5 कीजिएगा ना, तो ये 3 दिखेगा, हाँ या नहीं। अब ऐसा करने से 6 ज्यादा हो जाता है, मतलब 1/5 भाग से 6 अधिक है। यहाँ देखिए कितना अधिक दिख रहा है, 2। यहाँ 6 अधिक है, यहाँ 2 अधिक है, अधिक का तुलना अधिक करने से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाता है। हमसे पूछा जा रहा है कि संख्या क्या है, तो हमने संख्या को मान रखा था 15, तो 15 यूनिट से हम गुना कर दिए, यानी 15 या 45, ये सवाल का उत्तर है। अगला सवाल कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। अंकों के योग के 7 गुने के बराबर, दो अंकों की संख्या इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। अंकों के स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम होती है, तो संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया क्या, यहाँ पे नंबर आपसे नहीं पूछा है। अगर आपसे नंबर पूछा होता ना तो आप तुरंत आंसर कर, लेकिन कभी कभी ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। आइए समझते हैं, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि बिना इसको एक्स वाई 10/x 10x प्लस वाई माने हुए हम लोग चलें। तो कहता है दो अंकों की एक संख्या है और इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है, अपने अंकों के योग के 7 गुने के। फिलहाल हम संख्या मान लेते हैं
लेकिन आपको ये समझना है कि कोई भी आप संख्या मानिए, लेकिन कह रहा है कि अंकों के योग के 7 गुने के बराबर आना चाहिए। अब अंकों के योग के 7 गुने के बराबर कैसे आएगा? ठीक है, अब अंकों का योग करिएगा और उसका 7 गुना करिएगा, थोड़ा सा डायरेक्ट में सोचने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन अगला लाइन को हम पढ़ते हैं। कहता अंकों के स्थान अगर बदल दें तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती। अब यहां से मुझे समझ में आया, मैं अभी कुछ देर पहले बोल रहा था कि कोई भी 2 अंकों वाली संख्या और उसके डिजिट को अगर आप पलट देते हैं, तो दोनों का डिफरेंस हमेशा 9 से कटे, और 9 से जितना बार में कटेगा वो अंकों के अंतर को रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिए अंकों का अंतर, नई संख्या और मूल संख्या का अंतर 18 दे रखा। अब 18 को 9 से भाग दे देंगे तो 2 आएगा, और 2 जो होगा संख्या के अंकों का अंतर आएगा। तो हम संख्या बनाते हैं, हम संख्या बनाते हैं। अगर हम संख्या इस तरह से बनावेंगे कि 2 का अंतर आवे, जैसे 1 से बनावेंगे तो 1 3 बना सकते हैं, 2 से बनावेंगे तो 2 और 2 4, 4 दो भी रहेगा तो अंतर 2 का आ जाएगा, 3 दो 5, 5 दो 7 और 7 दो 9, और 9 दो 11 फिर ज़्यादा हो जाएगा। मेरा यही सब नंबर में से ना कोई नंबर होगा। अब आप सुनिए, यही सब नंबर में से कोई नंबर हो। कह रहा है 2 अंकों की जो संख्या है ना, अपने अंकों के योग के 7 गुना के बराबर। अगर अंकों का योग अगर यहाँ करते हैं तो यहाँ आता है 4, यहाँ आता है 6, यहाँ आता है 8, और यहाँ आता है 12, और यहाँ आता है 16। अंकों के योग के 7 गुना के बराबर है। अब जब 7 से गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 28, 7 से गुना करिएगा तो 42, इसमें 7 से गुना करिएगा तो 56, इसमें 7 से गुना करिएगा तो 80, और इसमें 7 से गुना करिएगा तो 1। अब आप सुनिए, हमसे बोल रहा था कि 2 अंकों की संख्या इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। तो आपको लगेगा कि 28 और 13 का तो कोई रिलेशन है नहीं, तो ये सब तो हो नहीं सकता है, 35 और 56 में कोई वास्ता नहीं है, 57 84 में ये सब कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। लेकिन 24 जो है ना वो हो जाएगा। कारण क्या था कि हमने तो डिजिट को चेंज करके भी हम नंबर को मान सकते हैं, क्योंकि ये बोल रहा था भाई कुल संख्या से 18 कम हो जाता है पलटने पर। अब अगर 24 मानेंगे तो इसको पलटेंगे तो 42 हो जाएगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको कम चाहिए, तो हर हाल में मुझे 42 रखना था। या पहले ही हम क्या करते, जो 13 माने थे ना इसको हम 31 मान लेते, जैसे इसको 35 माने थे ना इसको हम 53 मान लेते, क्योंकि पलटने पे क्या होना चाहिए, पलटने पे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ज़्यादा मानेंगे तब ना पलटने पे कम होगा। यानी मेरा जो नंबर रहा होगा वो कितना रहा होगा, 42। ठीक है, अगर 42 रहेगा तो इसके अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 दूना। ये सवाल का उत्तर। बाकी देखिए जुगाड़ तो आप लोग के पास रहता ही है। हम चाहते तो इसको हम एक्स वाई भी मानकर बना सकते थे, यूनिट को एक्स मान लेते, टेंस को वाई मान लेते, नंबर कर देते, लेकिन वो लेंदी मेथड हो जाता। तो आप इस तरीके से बनाने के लिए जब तक नहीं सोचिएगा आप टाइम को बचा ही नहीं सकते। अगला सवाल, 50 से छोटी अभाज्य संख्या की कुल संख्या। अभी मैंने बोला था 50 से छोटी कुल अभाज्य 15 होता है, तो ये आपको याद रख लेना है। आगे कह रहा है कि बताइए सोल्व करने पे पी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ देखिए आपको बेस सेम दिख रहा है, बीच में गुना का साइन, तो बेस सेम है और बीच में गुना का साइन है तो पावर जुट जाएगा। 3/7 पे जो पावर हो जाएगा, एक जगह लिखा हुआ है 8, इधर -14, 8 में -14 अगर करिएगा माइनस का 6 आ जाएगा, और वहाँ है 3/7 की पावर 3p-3। अब बीच में बराबर का साइन है, यहाँ देखिए बेस सेम है तो पावर सेम होगा तभी ऐसा संभव हो सकता है, यानी -6 बराबर आ जाएगा 3p-। यहाँ से जो आ जाएगा -3 इधर आके +3, तो -3 आ जाएगा बराबर 3p, यानी p का वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल पढ़िए, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 141 है तो बीच वाली संख्या क्या है। 3 लगातार संख्या को जोड़ते हैं तो 141 आता है। बीच वाला संख्या हमेशा एवरेज या माध्य को रिप्रेजेंट करता है, इसको आप 3 से भाग दे दीजिए, योग बटे संख्या बराबर औसत होता है। 3 से भाग देते हैं, 3 चौ 12 और 3 7 21, यानी बीच वाला संख्या क्या रहा होगा, 47। तो आपसे यही बोल रहा है कि मध्य वाली संख्या क्या है, तो वो है 47। यही सवाल का उत्तर है। क्या आप ऐसे नहीं समझे हैं तो 3 लगातार प्राकृत संख्या मान लीजिए, एक को x मान लीजिए, दूसरे को x+1, तीसरे को x+2, और सबको जोड़ दीजिए, और जोड़ला पर वो कितना आना चाहिए, 141। यहाँ से 3x
3 जाके घट जाएगा तो 138, 3 से भाग दीजिएगा, आना ही वही चाहिए। 3 चौ 12 और 3 छक 18, ये मेरा 46 आ रहा है जी। 46 कैसे? एक्स प्लस 1 एक्स प्लस, 46 एक्स का ना वैल्यू आया है, हमसे बीच वाला पूछ रहा है ना। तो एक्स प्लस 1 यानी 1 इसमें जोड़ेंगे कि कितना आ जाएगा 46, ये बिल्कुल सही है। 72 कहता है यदि एक्स प्लस बाई बराबर 18 है या एक्स बाई का गुणनफल अगर 77 है तो कौन सा एक्स बाई का वैल्यू हो सकता है? बहुत सिंपल सवाल है। जोड़ला पर 18 आना चाहिए और गुना केला पर 77। तो गुना करने पे 77 तो यहाँ आएगा नहीं, यहाँ 81 आ जाएगा, यहाँ 77 आएगा, यहाँ तो आ जाएगा कुछ और। ये तो आधा लाइन पढ़िए और आंसर पाइए, इसमें तो ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। 5 लगातार संख्याओं का योगफल 240 है, पहली और अंतिम संख्या का योगफल बताइए। 5 लगातार संख्या जब बोल रहा है 2 4 1 5, तो आप पहले एवरेज निकाल लीजिए, यानी बीच वाला। बीच वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? योग में संख्या से भाग देंगे, यानी 48। तो यहाँ पे आपने बता दिया कि जो बीच वाली संख्या होगा वो 48 होगा। तो कह रहा है पहला और अंतिम संख्या का योगफल, अगर लगातार है तो यहाँ 48, तो ये हो जाएगा 47, ये हो जाएगा 46, ये 49 है, ये हो जाएगा 50। अब हमसे कह रहा है पहला और अंतिम का योगफल, तो 46 और 50 को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो 96 सवाल का उत्तर है। बिना एक्स माने हुए आप इसको कर सकते। अगला सवाल कह रहा है बताइए 74 में कि इसका वैल्यू क्या होगा। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर पे पावर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 होता है, बशर्ते 0 पे पावर 0 नहीं करना। ठीक है, बेस में 0 नहीं रखना है, बाकी बेस में जो रखना है रखिए। उस पे पावर 0 रहने से उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 0 है तो 1 1 1 सब 1। इधर भी देखो उधर 1। 1 2 3, 3 में से एक जाएगा 2 और 2 गुना 1 करेंगे तो 2, ये सवाल का उत्तर है। आज का आखिरी सवाल, निम्न में से कौन सी संख्या 2 3 5 से विभाज्य है? 2 3 5 से कटना चाहिए। एक बात बताइए, पहले ही नंबर 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि अंतिम में 5 दिख रहा है। गोली मारिए। ये नंबर आपको 5 से जिंदगी में कटेगा नहीं, क्योंकि अंतिम में 2 दिख रहा है। 5 से कटने का नियम क्या होता है? अंतिम अंक 5 से कटना चाहिए, या अंतिम में 0 या 5 होना चाहिए। अच्छा, अब 2 ऑप्शन तो मैंने ऐसे छाट दिया। फिर हमें चेक करना है 3 से। तो डिजिट का सम देखिए, 5 3 8 1 9, ये हो सकता है क्योंकि 3 से कट रहा है। लेकिन 4 2 6 2 8, 8 में 3 से भाग नहीं लगता है। तो BCD खत्म, बचा कौन? ए ऑप्शन। यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर तो खैर करना ही है, ये फर्ज आपका बनता है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी 76 से लेकर के 100 तक का जो है हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, और टोटल नंबर सिस्टम का 488 क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई स्किप कर दिया जाएगा या कोई बीच में दूसरा चैप्टर हम चालू कर दें, ऐसा काम बिल्कुल नहीं होगा, कंप्लीट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।